हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक और न्यू मूवी लेकर आई हूँ जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। एक इंडियन सिटीजन होती है जिसका नाम उज़मा अहमद होता है। वो पाकिस्तान में कैसे फंस जाती है और वो कैसे वहां से अपनी जान बचाकर इंडिया वापस आती है। तो ये मूवी पूरी उसी के बारे में है। तो मूवी की शुरुआत होती है, हमें मूवी की स्टार्टिंग में पाकिस्तान का कबीली एरिया जो कि हिली एरिया टाइप होता है वो दिखाया जाता है, जो कि बुनेर में है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे बुनेर तो आपको दिखाई देगा गूगल में अलग सा। तो 2008 तक वहां पर तालिबान ने राज किया था। तो कमिंग बैक टू द मूवी, हमें बुनेर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वहां पर एक घर होता है जिसके अंदर एक पूरी ऊपर से नीचे तक बुर्का पहने हुए एक लेडी दिखाई जाती है। वो उसके हस्बैंड के साथ एक कार में बैठती है और वो 3 लोग होते हैं उस कार में। वो बुरखे वाली लड़की, उसका हस्बैंड और उसके हस्बैंड का भाई, वो तीनों कार से इस्लामाबाद की ओर जाते हैं। इस्लामाबाद में हाई कमीशन ऑफ इंडिया दिखाया जाता है जिसे इंडियन एम्बेसी भी कहते हैं। तो ये लोग उसमें एंटर होते हैं। वहां पर एंट्री गेट पर ये अपना मोबाइल फोन पासपोर्ट सब कुछ काउंटर पर दे देते हैं। उसके बाद वो जाके वेटिंग रूम में वेट करने लगते हैं। उसके बाद जो ताहिर होता है, जो उस लड़की का हस्बैंड होता है, उसका नाम ताहिर होता है। वो उस लड़की को उज़्मा कहता है उज़्मा आज हमारा काम हो जाना चाहिए। और ऐसा कहता है और वो लोग वेट करते हैं। वेट करते करते दोनों जो मर्द होते हैं वो बोर हो जाते हैं, तो फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं सिगरेट पीने के लिए। और मौका देखते ही जो उज़्मा होती है वो भागकर एक सामने वाले काउंटर पर जाती है। और वो सामने वाले काउंटर पे कहती है, अपना बुर्का हटाते हुए पहली बार वो उसका चेहरा दिखाया जाता है और कहती है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कुछ लोगों ने पुनेर में किडनैप करके रखा है, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे इंडिया वापस जाना है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। तो जो काउंटर पर इंसान होता है वो पहले तो सोचता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है पाकिस्तान वालों का। बट थोड़े ही टाइम बाद उसे लगता है कि हाँ, उज़्मा शायद सही कह रही है। और वो उसे धीरे से काउंटर नंबर 6 पर जाने के लिए कहता है। उज़्मा ना कुछ सोचती है ना समझती है, वो डायरेक्ट गेट नंबर 6 की तरफ भागती है। और जैसे ही काउंटर नंबर 6 की तरफ वो भागती है, वहां पर एक गेट होता है, उससे वो डायरेक्ट अंदर की तरफ एंट्री ले लेती है। और वो चिल्लाते हुए अंदर एंटर होती है कि प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मैं इंडियन हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है। एम्बेसी के अंदर सारे जो लोग होते हैं वो उसको एक तरह से पकड़ लेते हैं, उसको बाहर जाने के लिए कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है क्या, ये लड़की कोई बॉम्ब के साथ आई है एम्बेसी के अंदर। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एम्बेसी के सारे ही लोग डर जाते हैं और वो डरकर उजमा को बाहर जाने के लिए कहते हैं। इतने में जो वो काउंटर वाला एम्प्लॉय होता है वो अंदर की तरफ आता है और वो उजमा को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैम एक मिनट आपकी बात, आप थोड़ा शांत हो जाइए, बताइए क्या हुआ। और वो उसका पासपोर्ट मांगता है। उजमा अपना पासपोर्ट देते हुए कहती है कि सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो हाथ जोड़ती है, रोने लगती है, कहती है प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं इंडियन हूँ, यहाँ पर मुझे किडनैप करके रखा हुआ है। इतने में एम्बेसी का एक तिवारी नाम का एम्प्लॉय होता है। वो ये केस जेपी सर को रेफर करने के लिए कहता है। जेपी सर जो कि एम्बेसी के डिप्टी होते हैं, जो जिनका कैरेक्टर जॉन इब्राहिम ने प्ले किया है। तो फिर अगले ही सीन में जेपी सर को एंटर करते हुए दिखाया जाता है। तो जेपी सर आते हैं और वो उज़्मा से कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आई? तो फिर वो बोलती है, सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं इंडियन हूँ, मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा है बुनेर में, मुझे इंडिया जाना है वापस, मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा है। तो इतने में फिर जो जेपी सर होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है हम देखते हैं, ऐसा करके कुछ। उसके बाद उज़्मा एक तरफ जाके साइड में चेयर पर बैठ जाती है। और जो एम्प्लॉयी होता है काउंटर वाला वो उसके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कर रहा होता है। और जो जेपी होता है वो अपने सीनियर से पूछता है कि क्या ये केस जेन्युइन लग रहा है। तो उसका सीनियर कहता है कि हाँ, मुझे ये केस थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको एक्सपीरियंस होगा, वो वहाँ के रॉ एजेंट होंगे जो कि इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। तो पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। वो काउंटर वाला जो एम्प्लॉयी होता है वो आके कह देता है कि सर सब कुछ सही है, पासपोर्ट भी सही है, बायोमेट्रिक भी मैच हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड। तो जब उज़्मा के पासपोर्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेपी और उज़्मा एक इंटरोगेशन रूम में बैठे होते हैं। जो जेपी होता है वो उज़्मा का इंटरोगेशन कर रहा होता है और वो उज़्मा को कहता है कि मैं तुमसे जो भी कहूँ पूछूंगा, तुम सच-सच जवाब देना। अगर तुमने झूठ कहा तो फिर गड़बड़ हो सकता है तुम्हारा केस और हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तुम पाकिस्तान आने के बाद कहाँ-कहाँ गई? तो उज़्मा कहती है कि मैं बुनेर गई। तो जेपी नाराज़ हो जाता है। जेपी कहता है कि बुनेर एक ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन भी नहीं जाता, लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? तो फिर वो कहती है कि ताहिर ने मेरी हेल्प की वहाँ तक जाने के लिए। उसके बाद जो जेपी होता है वो कहता है कि
तुम वहां तक पहुंची कैसे? तो फिर वो कहती है कि ताहिर ने मुझे कहा था कि तुम बुनेर के वीजा के लिए अप्लाई कर दो, और वहां का कोई रिलेटिव कोई रिकमेंडेशन देता है तो तुम वहां पर आ सकती हो। तो ताहिर ने मेरे लिए पूरा इंतजाम किया था। उसके बाद ही मैं वहां गई। मैं वहां पहुंची तो मुझे किडनैप कर लिया गया और मेरे साथ जबरदस्ती की गई। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ से इंडिया वापस जाना है। पी का जब इंटरोगेशन खत्म हो जाता है, जब वो ऐसी बात कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई और मुझे जबरदस्ती वहां किडनैप करके रखा गया, तो जेपी अपनी 2 फीमेल एम्प्लॉयी को कहता है चेक करने के लिए कि क्या सच में इसके साथ कोई जबरदस्ती की गई है। तो जो दोनों फीमेल एम्प्लॉयज होती है वो उज़्मा को एक रूम में लेकर जाती है और वो चेक करती है, और सच में उसकी बॉडी पार्ट्स पर फिजिकल वायलेंस के निशान दिखते हैं। और वो दोनों एम्प्लॉई, उनमें से एक एम्प्लॉई आकर जेपी को कहती है कि हाँ सर, उस्मा के साथ फिजिकल वायलेंस तो हुआ है। सुनते ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो जेपी है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाता है, और वहां पर जाकर वो ये सारी बातें बताता है। तो जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है उसका नाम होता है फिरोज। तो जो जेपी होता है वो फिरोज को सब पूरी कहानी बताता है, और जो फिरोज होता है वो आईएसआई के हेड मलिक को कॉल लगाते हैं और सब कुछ कहते हैं कि पूरा क्या मैटर है। तो जो आईएसआई का हेड होता है मलिक, वो कहता है कि ये इंडियंस की तरफ से बनाई गई कोई झूठी कहानी है। वो कोई इंडियन एजेंट होगी और गलती से वहां पहुंच गई है, अब पकड़ा गई है इसलिए भागकर वापस जाना चाहती है। अ, तो फिर जो जेपी होता है वो फिरोज है, उसे समझाता है कि अ, अगर हम इस केस को इंडिया और पाकिस्तान के एंगल से ना एक बार ना देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जो फिरोज होता है वो जेपी को ये कहता है, एडवाइस करता है कि आप एक काम कीजिए, उजमा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने ये स्टेटमेंट देने के लिए कह दीजिए कि वो इंडिया अपनी मर्जी से जाना चाहती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे जाने देंगे। उसके बाद जेपी कहता है कि क्या पुलिस रिपोर्ट और जो इमिग्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बिना ये काम हो जाएगा? तो फिर फिरोज कहता है कि हाँ ठीक है, ये सारी चीजें हम नेग्लेक्ट कर देंगे, आप बस मजिस्ट्रेट के सामने उनके स्टेटमेंट करवा दीजिए। तो जेपी अब जेपी फिरोज को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाते हैं, और जेपी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जेपी की गाड़ी के पीछे आईएसआई की 2 जो मोटरसाइकिल होती हैं उस पर 4 लोग सवार होकर उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि एम्बेसी के बाहर जो मलिक होता है आईएसआई का हेड, उसकी कार पार्क होती है और वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि अब आगे जो ताहिर होता है उसकी हेल्प ये आईएसआई का हेड जो मलिक है वो करने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ एम्बेसी में जो उद्मा है उसे एक अलग से रूम दे दिया होता है वहीं पर सोने के लिए, और जो फीमेल वहां की एम्प्लॉय होती है वो उसे कपड़े बदलने के लिए देती है। उज़्मा उठकर वॉशरूम के अंदर जाती है, वैसे ही जो वो फीमेल एम्प्लॉय होती है वो उसका बैग चेक करती है। उसके अंदर उसे एक ब्लेड मिलती है, वो ब्लेड ले जाकर वो जेपी को दे देती है। जेपी सोचता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि ब्लेड किसके लिए होगी। अब जो जेपी होता है वो थोड़ा परेशान होता है, वो ये सोचता है कि क्या मैंने उज़्मा को एम्बेसी में रखकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो ताहिर है उसका साथ तो पुलिस भी देगी और आईएसआई वाले भी दे रहे हैं, और मैं अकेला पूरे पाकिस्तान के खिलाफ मैं अकेला खड़ा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उज़्मा होती है उसका फ़ोन चेक करने के लिए वहीं का एक एम्प्लॉयी होता है, वो उज़्मा का फ़ोन पूरा चेक करता है कि इसमें क्या है। उसके बाद वो जेपी को दे देता है और कहता है कि इसमें कुछ भी ऐसा हमें नहीं मिला। उसके बाद जेपी अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है और वो उज़्मा के फ़ोन को देखता है। उसके अंदर उसकी और उसकी एक छोटी-सी बेटी होती है 5 साल की। अ, उसका फ़ोटो उस उन दोनों के ही फ़ोटो होते हैं उसमें। वो देख ही रहा होता है कि इतने में जेपी को जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर होती हैं उस वक्त की सुषमा स्वराज जी, उनका फोन आता है। उनका फोन आता है, वो कहती हैं कि क्या जेपी तुमने किसी लड़की को एम्बेसी के अंदर रख के रखा है? तो जो जेपी होता है वो कहता है कि हाँ ऐसा किया है हमने। उसके बाद जो सुषमा स्वराज होती हैं वो कहती हैं कि क्या तुमने उस लड़की के बैकग्राउंड वगैरह चेक किया? तो जेपी कहता है कि हाँ हमने सब कुछ किया है। तो सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि ठीक है, लेकिन दिल्ली से जब तक उसका बैकग्राउंड चेक नहीं हो जाता तब तक तुम कोई भी कदम नहीं उठाओगे। तो जेपी कहता है ठीक है। उसके बाद दोनों का फोन कट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो आईएसआई का हेड होता है। आईएसआई का जो हेड होता है वो मलिक, वो ताहिर के घर पर जाता है। वहां पर उसका साथ दे रहे सभी जो लोग होते हैं उनसे मिलता है, और वो पूछता है कि यहाँ पर उज़्मा का शौहर कौन है। फिर ताहिर आगे आता है और वो ताहिर को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन मॉर्निंग में पूरे सब दूर न्यूज में यही छपा हुआ था,
एक आईएसआई का जो नैरेटिव होता है, जो वो सेट करना चाहता है इंडिया के खिलाफ, कि जस्ट बिकॉज़ ताहिर पाकिस्तानी है, इसलिए उसकी बीवी को उसके शौहर से अलग रखा जा रहा है। ये न्यूज़ सब दूर आगे की तरफ फैल जाती है। अब जेपी को सुषमा स्वराज जी का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, तुम इसके बारे में कुछ करो। तो फिर जो सुषमा स्वराज जी होती है वो एडवाइस भी करती हैं जेपी को कि अगर हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन लड़की तो कुछ बोल ही सकती है। और फिर जेपी जाता है उज़्मा से बात करने। उज़्मा को वो कहता है कि सब दूर हमारी बदनामी हो रही है, तुम्हें स्टेटमेंट देना ही होगा प्रेस के सामने और तुम्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर ये भी कहना होगा कि तुम जाना चाहती हो। तो जो उज़्मा होती है वो मना करती है, कहती है कि मैं ताहिर का सामना नहीं कर सकती। तो जो जेपी होता है वो कहता है, वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पूरी बात सच-सच क्यों नहीं बताती हो? अगर तुम स्टेटमेंट नहीं दोगी तो तुम्हारे केस में तुम्हें तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा इंसिस्ट करने पर वो फिर बता ही देती है, बोलती कि मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं बताना शुरू करती हूँ। तो उज़्मा अपनी कहानी बताना शुरू करती है। तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर उज़्मा अपनी एक फ्रेंड शाहीन से मिलने के लिए मलेशिया जाती है। तो जब वो मलेशिया जाती है तो एक दिन उसका पर्स जो होता है वो टैक्सी में छूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। लेकिन इतने में ही पीछे से एक ताहिर नाम का शख्स आता है, उसे उसका पर्स लौटा देता है और इसी तरह से उन लोगों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। वो वो लोग दोनों रोज़ मिलने लगते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है। उस समय पर उस्मा को ताहिर बहुत ज़्यादा अच्छा शरीफ इंसान लगता है। उसके बाद दोनों की जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, उसके बाद उस्मा उसे बताती है ताहिर को कि मेरी बेटी है छोटी-सी, उसे थैलेसीमिया की बीमारी है। तो ताहिर उसे एडवाइस देता है कि हमारे पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बहुत अच्छा इलाज है, तो तुम एक काम करो इंडिया जाना और वहाँ से पाकिस्तान आ जाना। पाकिस्तान आ जाना, हमारे पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बहुत अच्छा इलाज है, तो तुम अपनी बेटी के सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आ जाना। उसके बाद जो हमारी उज़्मा होती है, वो इंडिया जाती है और वहाँ से 6 महीने के बाद वो सीधा वाघा बॉर्डर से होती हुई पाकिस्तान पहुँचती है। वहाँ पर उसे ताहिर पिकअप करने के लिए आता है, बिल्कुल ही अलग अवतार में, बिल्कुल उसका जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है उसमें और पूरी दाढ़ी-वाड़ी सब बिल्कुल ही अलग दिखता है। जैसे वो मलेशिया में था, उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। तो उसे थोड़ा अजीब तो लगता है पर ठीक है, वो इतना माइंड नहीं करती। अब ताहिर उसे कार में बिठाता है और वो लोग निकल जाते हैं। रास्ते में ताहिर उज़्मा से पूछता है कि क्या तुम्हें वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं होती रास्ते में? अगर होती है तो तुम एक काम करो, ये टैबलेट खा लो तो ताकि तुम्हें वॉमिटिंग ना हो। तो उज़्मा उस पे भरोसा करती थी इसलिए वो टैबलेट खा लेती है, ये सोचकर कि ये वॉमिटिंग की टैबलेट है, बट वो एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स होती है। उज़्मा उन पिल्स को खाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो पूरे रास्ते फिर बेहोश की हालत में होती है, उसे पता भी नहीं होता कि वो कहाँ से आई है। उसके बाद जैसे ही गाड़ी रुकती है एक जगह और ताहिर उसे जगाता है और कहता है कि हम पहुँच गए। उज़्मा पूरी तरह से होश में नहीं होती है, वो उठती है, उसे सब कुछ ब्लर-ब्लर सा दिखता है। उसी के अंदर ताहिर उसे उसी हालत में उसे गाड़ी से उतारता है, लेकर अंदर जाता है। वहाँ पर उसे दिखता है कि बिल्कुल आस-पास का माहौल बहुत ज़्यादा अजीब है, सारी औरतें बुर्खे में हैं। 2 बच्चे आते हैं जो ताहिर को पापा या अब्बा-अब्बा कह के पुकारते हैं और उसके बाद कुछ औरतें आती हैं और वो उज़्मा को लेकर अंदर की तरफ एक रूम में ले जाती हैं और वहाँ पर उसका वो सारा सामान छीन लेती हैं और उसके कपड़े-वपड़े भी फाड़ देती हैं और उज़्मा को एक कमरे में लॉक कर देती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ताहिर आता है, तो उज़्मा उससे कहती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? और जो ताहिर होता है वो फिर उज़्मा को उसको उसके ऊपर वो फिज़िकल वायलेंस करता है, उसे मारता भी है और उसके बाद उसके साथ वो सेक्सुअल असॉल्ट भी करता है। उसके बाद उज़्मा पूरी तरह से टूट जाती है। फिर रात होती है, रात में वापस से ताहिर उसके पास आता है और फिर कहता है कि कल हमारा निकाह है, लेकिन उज़्मा मना कर देती है तो ताहिर उसे फिर से मारता है और उसकी कौन ही सुनने वाला था। उसके बाद दूसरा दिन होता है तो वो देखती है कि कोई भी नहीं होता है, तो वो भागने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि मैं यहाँ से भाग भाग जाऊँ। तो वहाँ जहाँ पर वो रुकी है, वहीं पर जो इतनी सारी औरतें होती हैं, जो सभी बुर्के के अंदर होती हैं, उनमें से एक लेडी वहीं पर आ जाती है और वो उज़्मा को समझाती है कि तुम ठीक है यहाँ से भाग तो जाओगी, लेकिन बाहर ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है, ना कुछ है, तुम यहाँ से भागने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि यहाँ पर सभी मर्द एक जैसे हैं। तुम्हें गोली से भी मार सकते हैं वो। तो फिर उज़्मा उसे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे कॉल ही कर लेने दो। फिर वो लेडी उज़्मा की हेल्प कर देती है, उसे कॉल करने के लिए। उज़्मा अपनी फ्रेंड को जो मलेशिया में होती है, शाहीन नाम होता है उसका, उसको कॉल करती है और सारी बातें बता देती है। फिर शाहीन अपने हस्बैंड को फ़ोन देती है और उसका हस्बैंड
उज़मा को एडवाइस करता है कि तुम बस कैसे भी करके इंडियन एम्बेसी पहुँच जाओ और वहाँ जाकर तुम अब हेल्प माँग सकती हो। फिर उज़मा कहती है कि ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद ताहिर और उज़मा का निकाह हो जाता है, जो कि बिल्कुल गन पॉइंट पर होता है। उज़मा की मर्ज़ी के बगैर, विदाउट उसकी कंसेंट, उसका निकाह हो जाता है ताहिर के साथ। और फिर वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि ठीक है वो ठीक है, वो ताहिर के साथ खुश है। और वो बड़ी ही चालाकी से ताहिर को अपनी बॉटल में उतारने की कोशिश करती है एक तरह से कि ठीक है, अब हमारा निकाह तो हो ही गया है। तो हमारे यहाँ रस्म होती है कि शादी के बाद लड़की को शायद वलीमा कहते हैं, वलीमे में कुछ पैसे दिए जाते हैं घर वालों की तरफ से। तो ताहिर पूछता है अच्छा कितने पैसे? तो वो कहती है कि होंगे कुछ 10 लाख। अब ताहिर तो लालच में आ जाता है। ताहिर लालच में आ जाता है, लालच में आ जाता है तो फिर वो उसकी सब बातें मानने लगता है। वो उज़्मा उससे अपना फ़ोन माँगती है, वो फ़ोन भी दे देता है। और फिर वो कहती है कि अ, ठीक है, हमें पैसे तो चाहिए। हाँ, फिर ताहिर पूछता है कि हमें ये पैसे मिलेंगे कैसे? तो उज़्मा कहती है कि मेरी एक खाला है, उनका बेटा यहाँ पर इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी में काम करता है। अगर हम उनसे जाके कहेंगे तो वो आगे हमारा कॉन्टैक्ट, हमारी बात जो है वो आगे पहुँचा देंगे इंडिया। उसके थ्रू हमें पैसे आ जाएँगे। अब ताहिर रेडी हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है, हम इस्लामाबाद चलते हैं, इंडियन एम्बेसी। सो दिस इज़ हाउ वो कन्विंस करती है अपने हस्बैंड ताहिर, सो कॉल्ड हस्बैंड ताहिर को, कि वो उसे इंडियन एम्बेसी ले जाए। अब फिर यहाँ से वही दूसरा दिन होता है और हमें वही सीन रिपीट होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि वो कार में बैठते हैं, इंडियन एम्बेसी पहुँचते हैं और फिर वो सारा ड्रामा होता है। अब कहानी वापस से प्रेज़ेंट में आती है। ये सारा सब कुछ उज़्मा ने जो फ्लैशबैक में बताया, जो उसके साथ हुआ, ये वो स्टोरी थी। अब कहानी वापस से प्रेज़ेंट में आती है। फिर उज़्मा वापस से फिर जेपी से कहती है कि जिस तरह से मेरे साथ वायलेंस हुआ है और जिस तरह से मेरी कंसेंट के बिना मुझे बार-बार ताहिर ने छुआ है, उस हिसाब से मैं उसके सामने नहीं जा सकती। मैं उसका सामना नहीं कर सकती। तो फिर जेपी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। उसी वक़्त जेपी एक एडवोकेट को फ़ोन लगाता है, एडवोकेट लॉयर को फ़ोन लगाता है, जो कि उज़्मा की हेल्प करने वाला होता है। तो फिर उनका नाम सैयद होता है। तो जेपी सैयद से कहता है कि आप एक बच्ची है जो कि भारत वापस जाना चाहती है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। तो वो एडवोकेट तुरंत रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। दूसरे दिन जो ताहिर होता है, एम्बेसी के अंदर आता है। बहुत सारे लोग उसके साथ कार में वेट कर आते हैं, बहुत सारी कारें आती हैं। जेपी अंदर उज़्मा को कहता है कि वो एम्बेसी के अंदर आ रहा है और तुम बाहर जा रही हो। तो एक तरफ ताहिर एम्बेसी के अंदर आता है और जेपी और एक वहाँ की एम्प्लॉयी, दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर, मतलब भाई और भाभी बनकर ताहिर से बात करने के लिए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो उज़्मा होती है, वो गाड़ी में बैठकर प्रेस और मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने के लिए चली जाती है। इधर ये जेपी ताहिर को बातों में उलझाए रखता है, उधर जो उज़्मा होती है वो जाकर स्टेटमेंट दे देती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी और मुझे गन पॉइंट पर रखकर मेरे साथ शादी की गई थी और मुझे अब इंडिया वापस जाना है। मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती हूँ, मुझे इंडिया अपने घर वापस जाना है। और जेपी को कॉल आता है कि काम हो गया है। उसके बाद जेपी ताहिर को कहता है कि ठीक है, तुम 3-4 दिन बाद आना, फिर मैं तुम्हें उद्मा से मिलवा दूँगा। ऐसा कह के वो ताहिर को जाने के लिए कह देता है। और ताहिर जैसे ही बाहर जाता है एम्बेसी के, वैसे ही उसे प्रेस और मीडिया वाले सब घेर लेते हैं कि आपने क्या ज़बरदस्ती शादी की उज़्मा से, ऐसा-वैसा करके उसको उसको घेर लेते हैं। अब ताहिर को समझ नहीं आता कि ये सब हुआ क्या, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इधर जेपी उज़्मा से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारा काम थोड़े ही दिन में, 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, उसके बाद तुम इंडिया वापस जा सकती हो। तो फिर उज़्मा कहती है कि अ, उज़्मा कहती है कि वाघा बॉर्डर से जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्या मैं फ्लाइट से जा सकती हूँ? तो फिर जेपी कहता है कि नहीं, जो जिस रास्ते से आया है वो उसी रास्ते से वापस जाएगा। यही पाकिस्तान का रूल है और हमें इसे फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ताहिर होता है वो एक पिटीशन डालने वाला होता है। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही जेपी को और उसके एम्प्लॉइज़ को कोई फ़ोन कॉल के थ्रू दे देता है। तो जेपी कहता है कि ठीक है, इनकी पिटीशन डालने से पहले मैं भी एक पिटीशन डाल देता हूँ। और वो भी एक पिटीशन डाल देते हैं उज़्मा के घर वापसी की। और ताहिर जो पिटीशन डालता है वो इसकी डालता है कि ये एक घरेलू मैट्रिमोनियल केस है, मेरी बीवी को मेरी बीवी को वापस मुझे लौटा दिया जाए। इंडियन एम्बेसी वालों ने ज़बरदस्ती उसे बंद करके रखा है, मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। ताहिर का जो वकील होता है वो कहता है कि ये एक घरेलू मामला है, इसलिए उज़्मा को कोर्ट में हाज़िर करवाया जाए। लेकिन
लेकिन जो उज़्मा का वकील होता है, वो कहता है कि उज़्मा को उर्दू पढ़नी नहीं आती जज साहब, और उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई है। अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, तो उसे वापस जाने दीजिए। तो जज साहब कहते हैं कि ठीक है, अब अगली डेट पर फाइनल आर्गुमेंट होंगे, तो उज़्मा को यहाँ पर आप लेकर आइए, उसका आना ज़रूरी है। फिर उन उज़्मा का वकील कहता है कि हमें ऐसा डाउट है कि उज़्मा की जान को खतरा है। हमें पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जो ताहिर है उसके लोग भड़के हुए हैं। तो जज साहब कहते हैं कि ठीक है, हम उज़्मा की प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन फाइनल आर्गुमेंट के दिन उज़्मा को कोर्ट में हाज़िर होना होगा। उसके बाद हमें एम्बेसी दिखाया जाता है, जहाँ पर जेपी उज़्मा को कहता है कि तुम्हें कोर्ट तो जाना ही होगा। अगर तुम कोर्ट नहीं जाओगी, तो फिर शायद हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते और तुम कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। फिर उज़्मा रेडी हो जाती है। अब फाइनल जजमेंट वाला दिन आता है। यहाँ पर उज़्मा के ही जैसे 2 और लड़कियों को काले कलर के बुर्खे में तैयार करके 3 अलग-अलग गाड़ियों में कोर्ट की तरफ रवाना किया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों गाड़ियाँ एक सिग्नल पर जाकर रुकती हैं। तो वहाँ पर फिर ताहिर के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। गाड़ी को पूरा घेर लेते हैं, उस गाड़ी को जिसके अंदर जेपी बैठा होता है। तो उन्हें लगता है कि उज़्मा जेपी के साथ उसी कार में बैठी होगी और उस कार को वो अटैक करने लगते हैं। अब इतने में जेपी जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है, उसको कॉल कर देता है फिरोज़ को। उसे कहता है कि अगर लड़की को कुछ भी हुआ, तो फिर ये मैटर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। उसके बाद जो फिरोज़ होता है वो आईएसआई के हेड को, मलिक को कॉल करता है, बिकॉज़ वही ऑब्वियसली भड़का रहा था ताहिर को। तो फिर वो मलिक जो होता है वो ताहिर को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि जजमेंट आने तक रुक जाओ, तब तक कुछ भी मत करो तुम। ऐसा कह के उसके बाद फिर वो लोग सारा जो अटैक होता है वो रोक के वो चले जाते हैं। बट फॉर्च्यूनेटली जो उज़्मा होती है वो जेपी के साथ उस कार में नहीं बैठी होती है, वो उससे पीछे वाली कार में बैठी हुई होती है। इसके बाद ये ये लोग सब कोर्ट पहुँचते हैं और जेपी कार से उतरता है, तो सारे मीडिया, कॉन्फ्रेंस वाले, प्रेस वाले सब लोग जेपी के पीछे-पीछे चले जाते हैं और वहाँ जो जेपी का एक और एम्प्लॉयी होता है, वो उज़्मा को पीछे वाले गेट से लेकर फिर कोर्ट के अंदर एंट्री ले लेता है। यहाँ पर उज़्मा कोर्ट के अंदर एंटर होती है और जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर होती है, सुषमा स्वराज जी, उनका फ़ोन सुषमा के लिए आता है, सॉरी उज़्मा के लिए आता है और वो उज़्मा उज़्मा से बात करती हैं और वो उसे थोड़ा मोटिवेट करती है कि तुम हमारी बेटी हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम लीडर होके सब कुछ बोलना, तुम्हें घर वापस आना है, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। ऐसा-वैसा करके उसके बाद हमें फाइनली दिखाया जाता है कि अब फाइनल आर्गुमेंट होता है और वहाँ पर जो उज़्मा होती है, वो जज के सामने सब कुछ कह देती है कि कैसे मैं यहाँ पर आई, कैसे मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा गया और कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई और मैं अपने इंडिया वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे वापस जाने दीजिए। फाइनली जजमेंट हो जाता है और जज जो उज़्मा होती है, उसे वाघा बॉर्डर तक जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी दे देते हैं। उसके बाद ये लोग निकलते हैं और एम्बेसी जाते हैं। तो जो जेपी होता है फिर कहता है कि वाघा बॉर्डर का रास्ता एम्बेसी से 6 घंटे का है, तो हमें अभी निकलना होगा क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है अब। तो वो लोग फिर तुरंत ही निकल जाते हैं वाघा बॉर्डर के लिए। उसके बाद जो तिवारी जी होते हैं वो पुलिस वालों को कॉल करते हैं कि हमें अभी प्रोटेक्शन चाहिए। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आपको रिवॉल्विंग एस्कॉर्ट मिलेगा जो कि 1-1 घंटे के दरमियान बदलता जाएगा। उसके बाद उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं और आधे रास्ते में इन्हें पता चल जाता है कि ताहिर और उसके लोग पहुँच चुके हैं इनका पीछा करते-करते ऑब्वियसली, और फिर ये लोग बस जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर फटाफट ड्राइव करके निकलते हैं। अब जो ताहिर होता है वो और उसके आदमी इन लोगों की कार पे अटैक करने लगते हैं। अब जेपी कार ड्राइव करने लगता है और वो जैसे-तैसे उज़्मा को बचा के वहाँ से निकाल लेता है और थोड़ी-सी फाइट भी होती है, बीच में अटैक भी होता है। जो ताहिर होता है वो जेपी की कार को बहुत पास से गन से शूट करता है, बट बिकॉज़ जेबी की जो कार होती है वो बुलेट प्रूफ होती है, तो कुछ भी नहीं, किसी को कोई हार्म नहीं होता है और जैसे-तैसे जेपी मैनेज करता है और गाड़ी बढ़िया ड्राइव करके वो उज़्मा को वाघा बॉर्डर तक फाइनली पहुँचा देता है और ताहिर की जो कार होती है वो आगे जाके उल्टी हो जाती है, मतलब वो गिर जाते हैं वो, नहीं, कार पलट जाती है उनकी और फाइनली जो उज़्मा होती है वो वाघा बॉर्डर पहुँच जाती है। तो फाइनली अब उज़्मा वाघा बॉर्डर पे पहुँच जाती है और बॉर्डर के उस तरफ इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर होती है, सुषमा स्वराज जी, वो उज़्मा का वेलकम करती है, उसे गले लगाकर उसको वेलकम करती है और जेपी को कहती है कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद जेपी वापस पाकिस्तान चले जाते हैं और उज़्मा जो होती है वो इंडिया आ जाती है।
तो दिस इज़ हाउ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये एकदम एक रियल इंसिडेंट है। एक उस्मा नाम की 28 उम्र की जो लड़की होती है वो कैसे पाकिस्तान के किसी इंसान के बहकावे में आके वहाँ चली जाती है और फिर उसके साथ ये सब हो जाता है और फिर वो कैसे-कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस आती है। आप लिटरली गाइस आप बुनेर को सर्च करना, वो थोड़ी-सी डेंजरस जगह तो दिखती है क्योंकि मैंने भी सर्च किया था गूगल में। चलिए ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप मुझे मूवी भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली स्टोरी ऐसी कौन-सी हो जिसका मैं एक्सप्लेनेशन दूँ या जिसकी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।